अचानक उनका परिवर्तन हो गया। खुद कहते थे, लोग कहें क्या करने लगे हो, तो कहते जुआ खेल रहा हूँ, एक मैं जिंदगी का बड़ा दांव लगा दिया है। किसी ने कहा है तो मैंने जीवन दांव पे लगा दिया है। ठीक है, दुनिया को तो यही कहेंगे, अब उनको तो उनके गुरु ने दिखा दिया था कि सत्य क्या है। लेकिन दुनिया ही कहते थे कि अब हमारा कुछ ऐसा काम करना है, तो हमने बस एक हम जुआ खेल रहे हैं, जीवन दांव पे लगाया, देखो क्या हो, यूं ही करके रहते थे। और उसमें स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगते थे। करने की जब आई तो दो ही बातें कही थी कि साधना करो और स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लो, दोनों बातें कही। क्योंकि अभी भारत जब स्वतंत्र होगा तो इसको विश्वगुरु बनने के रास्ते में ये भी बाधा है, ये परतंत्र है, अपना नियम ही नहीं लागू है, इसमें भी भाग लो। और इसका प्रभाव ये होगा कि राजतंत्र के लोग भी तुम अपना मानने लगेंगे, तो आगे तुम्हारे काम में सुविधा हुई, और फिर वो हुई उस तरह से। तो वो उन्होंने इस तरह का काम शुरू किया और उस समय के वहां के लोगों से मिले। अब उसी बीच में उन्होंने क्या किया, वो सबको पता है, तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेते थे, अनुष्ठान अपने चलते रहते थे और आंदोलन में भाग लेने लगे। तो वहाँ के लोकल आंदोलन में भाग ले रहे थे। वो जरार सत्याग्रह प्रसिद्ध है, वहाँ जरार करके गांव है, वहाँ हुआ था। और अंग्रेज आए थे तो झंडा इनने अपने हाथ में ले लिया था, तिरंगा, छोड़े वो नहीं छोड़ेंगे। तो उन्होंने लाठी चार्ज किए, बेहोश हो गए, तो दांत के नीचे दबा लिया था, डंडे खा के बेहोश हो गए। लेकिन वो निकाल नहीं पाए, जितना उनके दांत के नीचे लगा था वो फटा ही टुकड़ा, फट करके निकला, साबुत निकल नहीं सका। तो वहां गिर गए थे कीचड़ में, लाठियां पड़ती हैं, लेकिन उन्होंने झंडा नहीं छोड़ा। तब से उन्होंने कहा कि ये तो स्वतंत्रता का दीवाना है, तो दीवाने को वहां मस्त कहते, मत्त, तब से मत्त जी नाम पड़ गया। आगरा के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में लिखा है तो वो मत्त जी के नाम से ही लिखा है, ये काम तो मत्त जी को सौंप। तो वहां उन्होंने फिर करना शुरू किया। और ये सबको बहुत लोगों को पता होगा, जब स्वतंत्रता संग्राम में वहां रह के तो वाले लेते रहे, अब ज्यादा सक्रिय भाग लेना है तो वो निकलने नहीं दे घर से, तो घर में कैद कर लिया। तो उन दोनों घरों में पहले शौचालय नहीं होते थे, खुले में जाना पड़ता था। तो बोले कि भाई हमें शौच जाना, तो बोले चलो कुर्ता पैजामा उतारो, चड्डी बनियान पहन के जाओ। तो हाथ में लोटा लेके चड्डी बनियान पहन करके निकल गए। उधर से होते हुए लंबा चक्कर, सीधे रास्ते जाते तो आगरे में तो पकड़ लेंगे, तो लंबा रास्ता करके शाम तक वहां पहुंचे। उस ओरिजिनल रास्ते से नहीं गए, जाके किया तो जानते ही है, आगरा भागेगा स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने। वो ढूंढते रहे, वो चूंकि रास्ता बदल के गए थे, उसी हालत में पहुंचे। वहाँ कार्यालय पहुंचे, कार्यालय, वहाँ उन्होंने कहा देखो घर से भाग के आया हूँ, दो काम करो, एक तो मुझे कुर्ता पजामा दो और दूसरे यहाँ से कहीं और भेज दो, अभी आते होंगे लोग मुझे खोजते हुए। कहता ना यहाँ नहीं आया। वो किया इस तरह से, वो वहां से निकल करके उसमें चले गए। स्कूली पढ़ाई कुछ ज्यादा हुई नहीं थी, बहुत सामान्य पढ़े थे, लेकिन उनके पिता विद्वान थे, तो उनकी विद्वत्ता का जो लाभ, वो अंदर जो ज्ञान होगा वो जाने। लेकिन कहते हैं ना थोड़े में हो जाती है, तो उन्हीं ने स्वयं बताया था, और हमने कई जगह देखा भी, हम यहाँ नैमिषारण्य गए वहां भी बताया कि जब वो अंडरग्राउंड हो जाते थे, जेल भी गए लेकिन अंडरग्राउंड हो जाते, तो अंडरग्राउंड होते थे कहीं जा करके संस्कृत पाठशाला में पढ़ाने लगते थे। तो गुरुदेव ने खुद कहा कि मैंने आचार्य तक की कक्षाएं ली हैं। आचार्य तक वो तो एमए के समान माना जाता है आचार्य, मैंने आचार्य तक की कक्षाएं भी, इतना ज्ञान उनका था, वो अपने पारिवारिक सत्संग से। वहां जो हम गए थे, यहाँ पर भी जो बलराम जी थे, तो किसी यहाँ संत गोष्ठी में गए, तो एक थे यहीं के, वो है मानते हो गए वो, तो उन्होंने कहा अरे आओ आओ, बच्चे आए। बोले आपके गुरुजी हमारे भी गुरुजी हैं। अरे बोले क्यों आप मस्ती करते हो, यहाँ मथुरा के पंडे और यहाँ के पंडे तो उन्हीं में से थे। अरे बोले सच्ची कह रहा हूँ,
वो वहाँ गए थे तो उन्होंने मुझे अपनी अमुक पाठशाला में पढ़ता था, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, उन्होंने बताया, है ना। और वो तप का भाव था उसमें, रहते कि तप उनका चालू रहता था। हम नैमिषारण्य गए तो वहाँ किसी ने बताया कि वो जो सूर्य कुंड है, जहाँ चक्र कुंड कहते हैं, जहाँ कहते हैं उनका चक्र गिरा था, वो चक्र कुंड करके, तो वहाँ लोग आते हैं पूजा में चावल डाल जाते हैं। तो गुरुदेव वहां से कहते, किसी ने बताया कि वो आते थे तो वो जो चावल सीढ़ियों में पड़ा होता वो चावल ले जाते, संस्कारित अन्न का भोजन करना है। तो वो जो का करते थे, गाय को खिलाई हुई है, वहां कहाँ मिले, ऐसा सब व्यवस्था ना हो, तो वो संस्कारित अन्न को भगवान को चढ़ाया हुआ उसको ले जाते, उसको फिर मिलाते होंगे जो कुछ भी हो, तो वो ले जा करके उसको पका करके खाए। तो अन्न के संस्कार को उनका बड़ा महत्व था। वो एक बार खुद ही कहने लगे, बोले हमसे लोग आके कहते हैं गुरु जी आपके लिए जौ मैं लाऊंगा, बेटा जो बहुत मिलता है तू क्या करेगा, और तेरी अगर आस्था है तो फिर ऐसा कर, तू खेतिहर है, एक टुकड़े में स्वयं खेत को जोत और स्वयं उसमें जौ बो, गायत्री मंत्र बोलते हुए, और उससे जो उपज हो वो काट के ले आना, तो अन्न संस्कारित होगा। अन्न के संस्कार का बहुत महत्व होता है, क्योंकि अन्नमय कोश है ना। चेतना तो उनकी बहुत ऊंची थी, लेकिन अन्नमय कोश उस चेतना के दबाव को सह ले, तो अन्न भी संस्कारित चाहिए। इसीलिए वो गाय को खिला करके, कैसा भी हो गाय कि उससे निकल गया तो वो संस्कारित हो जाता। तो कहने अगर जो मेरे लिए लाना है, खुद बताया था हमने, कहा बेटा एक टुकड़े में, एक बीघे में तू खुद हल चला, गायत्री मंत्र बोलते हुए बोना, गायत्री मंत्र का बोलते हुए काटना, फिर ले आना बेटा, तो मेरा काम चलेगा, जो तो बहुत मिल जाता है। तो ये संस्कारित उसकी बात। वहां पर भी सूर्यकिरण से वो संस्कारित अन्न ले जाते थे, उसको मिला के खाते थे। तो अन्न का संस्कार सामान्य बात नहीं है, क्योंकि अन्नमय कोश ही है ना हमारा, और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये भी बात कहते हैं। तो अन्न का जो स्थूल अंश होता है, स्थूल भाग, उससे शरीर का पोषण होता है, तो अन्न का जो संस्कार भाव होता है उससे मन के संस्कार बनते हैं। कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ये सच है। माँ के हाथ का परोसा हुआ खाना, बहन का प्यार से खिलाया हुआ, और होटल में बेरा वो भी बड़े सम्मान से सैल्यूट करके खिलाता है, तो बड़ा अंतर। किसको समझाए इसको? तो वो संस्कार का महत्व ही उन्होंने वो देते थे। तो इस तरह से उन्होंने अपना लिया। तो किसी को तथ्य नहीं बताया था, विशेष तब साधना शुरू की, सतता संग्राम में भाग लिया, और कोई भी बात आए, अच्छा ये मैं कर लूंगा। वहां जब जो बात आई तो अकाल पड़ गया था कुछ इलाके में, और सरकार कहती थी कि लगान रहना है, तो उन्होंने कहा हुई नहीं, तो लगान बंदी आंदोलन चला था, लगान नहीं रहना। क्यों नहीं देना, इसका कारण देना था। तो मत्ती जी ने कहा कि आगरा जिले के आंकड़े में दे दूंगा। अकेला स्वयंसेवक आगरा जिले के आंकड़े में दे दूंगा। उनका वो था, उनका ये लड़का कहता तो काम करता है। उन्होंने जा करके आंकड़े इकट्ठे किए, कहाँ कितनी गांव में कितनी रकबा जमीन है, कितना पैदा होता है, इस समय कितना हुआ है, अंत कैसा होता है, और वो आंकड़े ऐसे उन्हें क्लासिफाइड करके दी कि उसकी बात संसद में भी हुई, और जो उसकी थी, ये एक्टिव गवर्नमेंट बन गई थी ना, जिसमें लोग पंत जी वगैरह वो देखते थे, सहायक, उसको मान्यता दी, और उनकी चर्चा इंग्लैंड में भी। जो आगरा जिले के जो आंकड़े हैं वो इतने समग्र हैं कि उसको उनको विचार करना पड़ा, उनकी माफी की बात को तो सहमत हुए। पंत जी ने कहा था कि ये, उसमें गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, तो उन्होंने ये कहा था कि ये आगरा जिले के आंकड़े जो आए हैं, इसने इतना बड़ा बल दिया हमारी बात को, वहां जो करते थे। तो ये उसमें कम करता था, और उसी क्रम में जो उनका आंदोलन चलता रहा, वहां से उन्होंने कर दिया उनके वो आंकड़े। वो कहते थे कि मैंने अकेली ले लिया, तो अकेली वो आंकड़े ला करके दी। फिर आगरा चले गए, तो फिर आगरे में उन्होंने किया, तो वहां बालकृष्ण शर्मा नवीन बहुत बड़े नेता थे, कवि भी थे, और वो जो उनका सैनिक साथ है उसके निकलते पालीवाल जी उसके संपादक थे। एक वहां के
बहुत अच्छे लेखक थे, बाबू गुलाब राय बीए लिखते थे। उसमें बीए होना बहुत बड़ी बात होती थी, तो अपने लिखते बाबू गुलाब राय बीए होना उसमें बहुत बड़ी बात समय के साहित्यकारों में। तो अब अपनी उन्हें कहा क्या करना है, तो वहां से उन्हें सहा के रह करके संवाद, उनको नगर के संवाद लाने की बात थी। और तमाम होते हैं तो नगर की हलचल, ये सब उनको करना होता। तो नगर की हलचल देखने जाते थे, तो वो सब देखते थे, लेकिन सबसे जितने सैनिक कर रहे थे, मैं शहर जा रहा हूँ, किसी का कुछ काम है, तो जो काम बताते सबकी लिस्ट ले जाते। तो नगर की हलचल भी देख करके आते थे, वो भी नोट करते और हर एक का काम भी करके लाते थे। एक साथ बहुत से काम करना, ये उनके स्वभाव में था, उन्हें संतोष मिलता, तो सेवा के लिए आए ही थे, जैसे करते। तो उसको न करते थे। तो जब वो वहाँ उसमें कार्यालय में थे, तो वो आकर के बालकृष्ण शर्मा नवीन आए, तो उन्होंने कहा यहाँ के मुख्य कार्यकर्ताओं से मेरा परिचय कराओ। तो उन्हें करवाया। बोले ये बताओ कार्यकर्ता, तुम जिसको कहता है ऐसा कोई स्वयंसेवक है जिसे तुम कहते हो स्वयंसेवक हो तो ऐसा हो। सबका ध्यान गया, वो तो श्री राम मत्त को बुलाओ। तो उस समय उनकी उम्र क्या, किशोरावस्था में थे, 15-16-17 साल के हम। तो उन्हें देखा, उनका चेहरा देखा, उनकी रिपोर्ट सुनी कि वो ऐसे ऐसे काम करता है, तो वो पैर छूने बढ़े। बालकृष्ण शर्मा नवीन राष्ट्रीय कवि, बड़े नेता, बुजुर्ग, तो अपनी अरे ये क्या करते हो? तो बेटा नेता बहुत मिलते हैं आजकल, कोई स्वयंसेवक नहीं मिलता, मैं तो उन्हीं को ढूंढ रहा। तो स्वयंसेवक बने थे तो ऐसे कि जो स्वयंसेवक का आदर्श। तो ये सब उनका अपना काम वैसे वो करते रहे। वहीं पर बाबू गुलाब राय थे, उनके लेख तो वो जल्दी लिखते थे, तो उनकी राइटिंग ठीक नहीं थी। गुरुदेव की राइटिंग बहुत अच्छी, तो उनसे कहते थे कि आप अपने लेख मुझे दे दो, मैं इसको अच्छे लेखन में लिख दूंगा। तो वो लिख करके उन्हें भाषा कैसे अभिव्यक्ति होती है, शब्द का चयन, भाषा वाक, ये सब उनसे ट्रेनिंग ले ली। उनकी सेवा भी की और अपनी ट्रेनिंग भी होती चली गई। वो उनका एक एक शब्द जैसे बंधा हुआ निकलता था, जब उनके पास में शब्दों की कारीगरी जो आई। अब कहने का लीला भले हो, लेकिन वो लीला भी उनकी बड़ी सार्थक होती है। तो बाबू गुलाब राय बीए के साथ उन्होंने रह करके ये किया उनका, तो उनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन बाद में कैसे हो गई, तो कहते थे बोले भाई साफ लिखना चाहिए। मेरी बात और है, तो मैंने क्या, वो आदि समाधिस्थ स्थिति में लिखते थे, शरीर में होते ही नहीं थे, चेतना तो ऊपर जुड़ी रहती थी। तो यह अंदाज से लिखते रहते, तब से उनकी राइटिंग बिगड़ी। देखते ही नहीं, बस वो आ रहा है संदेश और वो आंख में देख रहे हैं कि कागज में बदलना है, ये करना, उतना ही बहुत मोटा मोटा। इसलिए वो राइटिंग और इतनी तेजी से आते थे कि उतनी तेजी से लिखने में उनका वो होता था। वैसे उनकी लेखनी अच्छी थी, तो कहते भी थी कि लेखनी अच्छी करो। हम लोगों के लिए कहा था, खुशखत के लिखने की किताबें ना वो होती है ना, उसमें बने हुए इतने अक्षर डॉट्स में लिखे होते, उस पर पढ़ना आना चाहिए। तो इस तरह से उनका स्वतंत्रता संग्राम का एक बराबर भाग चलता रहा।